हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप इस समय देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। उम्मीद करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 कंट्रीज़ के नाम जिनको कि अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इस लिस्ट में जिन 5 कंट्रीज़ को मैंने शामिल किया है बहुत ही खूबसूरत हैं, स्लाइटली लेस पॉपुलर हैं अपने यूरोपियन एंड एशियन काउंटर पार्ट्स के। यूरोपियन एंड एशियन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन 5 कंट्रीज़ में से 3 कंट्रीज़ यूरोप की हैं और 2 कंट्रीज़ एशिया की। बकेट लिस्ट का जिक्र हुआ है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को बकेट लिस्ट का मतलब पता है और बकेट लिस्ट का क्या कनेक्शन है? अगर पता है तो कमेंट्स में अभी पॉज करके डाल के बताइए मुझे कि बकेट लिस्ट का क्या मतलब आप समझते हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सोच रहे हैं भाई साहब ये बकेट लिस्ट में बकेट कहाँ से आ गया। उसके पीछे एक कहानी है, एक इडियम है इंग्लिश का, टू किक द बकेट, जिसकी लिटरल मीनिंग है टू डाई। टू किक द बकेट कहाँ से आया? उसके लिए 17th और 18th सेंचुरी के यूरोप को देखना होगा, जब लोगों को हैंग करने के लिए बकेट का इस्तेमाल किया जाता था। बकेट के ऊपर लोगों को खड़ा किया जाता था और बकेट को किक करके लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था। इस तरह से टू किक द बकेट टू डाई में कन्वर्ट हुआ और द बकेट लिस्ट नाम का वर्ड हमारे सामने आया, जिसका मतलब होता है थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई और थिंग्स टू डू इन योर लाइफ टाइम। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो नीचे जो रेड कलर का बटन है बेल आइकन के साथ, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, गिव अ थम्स अप और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट में जो सबसे पहले कंट्री आती है उसका नाम है क्रोएशिया, जो कि सेंट्रल यूरोप में पड़ती है। इस जगह का कैपिटल है जाग्रेब। यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है क्रोएशियन, हालांकि इंग्लिश काफ़ी लोगों को आती है। यहाँ पे जो करेंसी यूज़ की जाती है वो है कोना, ना कि यूरो, जो कि बाकी EU की कंट्रीज फॉलो करती हैं। क्रोएशिया घूमने के लिए आप 2 वीज़ा यूज़ कर सकते हैं, एक तो क्रोएशियन वीज़ा या फिर शेंजन वीज़ा। उसके साथ एक ही शर्त है कि वो मल्टीपल एंट्री वाला होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एंट्रीज होनी चाहिए आपके वीज़ा में। और जो डेज़ हैं आपने शेंजन जोन में पूरा एग्जॉस्ट ना किया हो तो ही आप शेंजन वीज़ा लेके क्रोएशिया घूमने जा सकते हैं। क्रोएशियन वीज़ा और शेंजन वीज़ा दोनों का कॉस्ट लगभग सेम है, लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का कॉस्ट होता है। और क्रोएशिया में घूमने के लिए बहुत कुछ है, लगभग 6000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग देयर आइलैंड्स। तो बेसिकली अगर इतना लंबा कोस्ट लाइन तो ऑफकोर्स बीचेज़ और बीच टाउन ही सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री में। यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन बीच टाउन्स और बीचेस के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। मिडिवल एरा के बहुत सारे सिटीज़ हैं, उनमें से सबसे फेमस है डुब्रावनिक। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा जो रेड कीप, जो किंग्स लैंडिंग, ये सारी जो लोकेशंस की शूटिंग हुई थी वो डुब्रावनिक में ही हुई थी। तो आप क्रोएशिया जाएंगे तो इन सारी लोकेशंस को देख सकते हैं और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। मिडिवल कासल्स, बीचेस, बीच टाउन्स, डुब्रावनिक, जाग्रेब, इनके अलावा भी क्रोएशिया में आप देख सकते हैं कुछ खूबसूरत नेशनल पार्क्स। उनमें से एक है प्लेटवाइस। इस लिस्ट में अगला नाम है वियतनाम। साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ छोटा सा देश, जहाँ का कैपिटल है हानोई। यहाँ पे बोली जाती है वियतनामीज। इंग्लिश में काफ़ी फाइट है, आपको गूगल ट्रांसलेट या इस तरह के कोई भी ट्रांसलेशन के ऐप की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वियतनाम घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे करेंसी चलती है डैंग। करेंसी की वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, जो अभी करंट डेट में वैल्यू है। और यहाँ का वीज़ा बहुत सिंपल है, 2 तरह की वीज़ा आप ले सकते हैं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होगा कि आप ई वीज़ा लें, जिसकी कॉस्ट है लगभग $25। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हैं उसके लिए आपको अप्रूवल लेटर की ज़रूरत पड़ती है और उस केस में वीज़ा का कॉस्ट बढ़ के कुछ $50 तक पहुंच जाता है। कन्वीनियंस और कॉस्ट दोनों चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ई वीज़ा ही बेटर ऑप्शन है वियतनाम घूमने के लिए। वियतनाम की कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है, लगभग 3000 किलोमीटर की। तो बीचेज और बीच टाउन तो ऑब्वियस अट्रैक्शंस हैं ही वियतनाम के। इसके अलावा हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री
और साथ ही साथ कुछ माउंटेनियस टाउन्स जैसे कि सापा और दालाट भी अट्रैक्शंस हैं वियतनाम के। इस लिस्ट में अगली कंट्री है स्लोवेनिया, जो कि सेंट्रल यूरोप में बसी हुई है। ये भी ईयू का पार्ट है। यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। यहाँ के कैपिटल का नाम यहाँ की एक फेमस नदी के नाम पे रखा गया है। प्रोनाउंसिएशन है उसका लुबियाना या लुब्लाना, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो वहाँ के लोकल लोग बुरा नहीं मानेंगे। लिखते ऐसे हैं। यहाँ पे सिंपल शेंजन वीज़ा अप्लाई होता है। आप शेंजन वीज़ा लेके स्लोवेनिया आराम से घूम सकते हैं। यहाँ की लैंग्वेज है स्लोवीन और ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश समझते हैं और बोलते हैं, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर स्लोवेनिया के अंदर आपको महसूस नहीं होगा। ये जगह फेमस है अपने माउंटेन्स, लेक्स, स्की रिजॉर्ट्स के लिए। और सबसे फेमस जो लेक है वो है लेक ब्लेड, जिसमें बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड के ऊपर एक चर्च है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपने बहुत देखी होंगी और अभी यहाँ पे देख रहे होंगे। आप नेचर के अलावा एंजॉय कर सकते हैं बरोक आर्किटेक्चर में बने हुए बहुत सारे बिल्डिंग्स और कासल्स एंड चर्चेज यहाँ की कैपिटल लुबियाना में। इस लिस्ट में अगली कंट्री है फिलीपींस, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में बसी हुई है। यहाँ का कैपिटल है मनीला। करेंसी यूज़ की जाती है पीसो और यहाँ के लोग बोलते हैं फिलिपिनो। पर अंग्रेजी में बिल्कुल भी फाइट नहीं है। सभी लोगों को अंग्रेजी आती है, बोलने और समझने में सभी लोग काबिल हैं। फिलीपींस घूमने के लिए आपको ज़रूरत होगी फिलीपींस वीज़ा की, जिसका कॉस्ट है लगभग 4000 रुपये। लेकिन अगर आपके पास इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो आप आराम से वहाँ पे फ्री वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं। फिलीपींस को साउथ ईस्ट एशिया का मालदीव्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 7500 के आसपास। तो बीचेस, आइलैंड्स और बीच टाउन्स काफ़ी बड़े अट्रैक्शंस है फिलीपींस में। और कुछ फेमस आइलैंड्स हैं जिनका नाम आपने शायद सुना होगा। उनमें से कुछ नाम हैं बोराके, सेबू, एल नीडो, पलामा, कोरोन। इन बीचेस के अलावा यहाँ पे आपको कुछ खूबसूरत ट्रॉपिकल वाटरफॉल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। इस लिस्ट की आखिरी कंट्री है रोमानिया, जो कि सेंट्रल यूरोप में पड़ता है और ईयू का पार्ट है। यहाँ का कैपिटल है बुकारेस्ट। यहाँ पे क्रोएशिया की तरह ही यूरो नहीं यूज़ किया जाता। यहाँ की लोकल करेंसी चलती है जिसका नाम है ल्यू, LEU। और यहाँ के लोग बोलते हैं रोमानियन। अंग्रेजी की यहाँ थोड़ी फाइट हो सकती है। यहाँ पर भी आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सिर्फ 40% लोग ही थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते और समझते हैं। चाहें तो क्रोएशिया और रोमानिया को एक साथ क्लब कर सकते हैं। सिंगल वीज़ा जो आप ले रहे हैं क्रोएशिया के लिए या रोमानिया के लिए, वो दोनों ही जगह पे यूज़ हो सकता है, प्रोवाइडेड वो डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री हो। अगर आप रोमानिया, क्रोएशिया अलग अलग घूम रहे हैं और किसी और शेंजन कंट्री के साथ घूमने वाले हैं तो आप मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी रोमानिया और क्रोएशिया दोनों ही जगह पे चलता है। और तीनों ही वीज़ा के केसेज में कॉस्ट आती है लगभग 8 से 9,000 रुपये की। रोमानिया फेमस अपने माउंटेन्स की वजह से और स्पेशली फॉरेस्टेड ट्रांसिल्वेनिया रीजन की वजह से। अगर आप लोगों ने एनिमेटेड फिल्म होटल ट्रांसिल्वेनिया देखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि ट्रांसिल्वेनिया क्या है। बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्टेड एरिया है। वहाँ पे एक कासल है, ब्रैन कासल बोलते हैं, क्लिफ टॉप है। ड्रैकुला के जो नॉवेल में जिस कासल का जिक्र किया गया था वो यही ब्रैन का कासल है। वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है।
इसलिए इस कैसल को, जो ब्रैंड कैसल है, उसको ड्रैकुला कैसल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे मेरे 5 रिकमेंडेशंस आपके बकेट लिस्ट के लिए। इनको ऐड कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने ऐड नहीं किया है तो। कोई भी सजेशन, क्वेरी, फीडबैक हमेशा की तरह नीचे कमेंट्स में बताइएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूम तो भी पानी रहे, मेरे वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।